हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स में हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की बात शुरू की थी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स पे ही काम कर रहे हैं। फिर से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम लोग का क्या हो जाए, कमांड हो जाए। तो क्वेश्चन ये दिया है कि वेक्टर ए बराबर एक्स प्लस ए वेक्टर ए प्लस 2y माइनस 3 वेक्टर बी। ये वेक्टर ए दिया हुआ है जहां पर x और y पता नहीं है। ये वेक्टर बी दिया है 5 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी। और एक कंडीशन दिया है कि ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वेक्टर बी। दिख ही रहा है कहाँ पे कैपिटल ए वेक्टर है, कहाँ पे स्मॉल ए वेक्टर है, कहाँ पे कैपिटल बी वेक्टर है और कहाँ पे स्मॉल बी वेक्टर है। और एक कंडीशन ये दिया है कि a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ वेक्टर्स होगा, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। देन हमें फाइंड करना है स्केलर्स x और y की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर कोशिश करो, वेक्टर a हमें ये दे रखा है, वेक्टर कैपिटल A वेक्टर ये दे रखा है, कैपिटल B वेक्टर ये दे रखा है, और ये रिलेशन दे रखा है कि ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ कैपिटल बी वेक्टर। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए बराबर थ्राइस ऑफ कैपिटल बी। तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए मतलब इस वेक्टर का डबल, तो स्केलर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको ट्वाइस करेंगे तो ये सारे स्केलर्स में 2 मल्टीप्लाई होके स्केलर को क्या कर देगा, डबल कर देगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, अगर हम LHS की बात करें ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, तो ये बनेगा 2x प्लस 2 टाइम्स कितना 2x प्लस 2 वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 2y माइनस 3 है, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 4y माइनस 6, ठीक है। वेक्टर बी ये क्या हो गया, 2 टाइम्स कैपिटल ए वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू दिया है कितना 3 टाइम्स कैपिटल बी वेक्टर। तो थ्राइस ऑफ कैपिटल बी, ये रहा कैपिटल बी वेक्टर ये है 5 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर। इसका थ्राइस करना है हमको, थ्राइस कर दो। तो इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ दिस कितना होगा 15 वेक्टर ए माइनस 6 वेक्टर बी। बोलो सही है, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसके बाद वेक्टर ए देखो हमें कितनी जगह दिख रहा है, LHS में भी है और RHS में भी है। उसी तरह वेक्टर बी भी LHS में भी है और RHS में भी है। तो लाइक टर्म्स को क्या करो, कंबाइन। हमेशा से यही करते आए हैं, ऐसे ही आई कंपोनेंट एक साथ, जे कंपोनेंट एक साथ, के कंपोनेंट एक साथ। तो लाइक टर्म्स को अब कंबाइन कर लो, तो ये 15a उधर जाके क्या होगा माइनस 15 टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 और इधर का 15 उधर जाके माइनस 15, यानी 2 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। तो बनेगा 2x माइनस 13 वेक्टर ए, सही है ना। और ये माइनस 6 बी है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 वेक्टर बी हो जाएगा ना। इधर माइनस 6 वेक्टर बी है, उधर जाके प्लस 6 वेक्टर बी हो जाएगा। तो प्लस 6 उधर जाने पर और माइनस 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 4y वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो सही है ना, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना। अब देखो इसके बाद ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, कुछ स्केलर टाइम वेक्टर ए प्लस कुछ स्केलर टाइम वेक्टर बी इज इक्वल टू नल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट लिखा था कि इसके बेसिस पर ये वाली जो कंडीशन दी है, अब इसको यूज करने का समय आया है ना, अब इसको यूज करना है यहाँ पे। अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर होते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तो हम किसी भी एक वेक्टर को जिसको चाहें उसको दूसरे के दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं, हम चाहे तो वेक्टर बी को भी म्यू टाइम्स वेक्टर ए लिख सकते हैं। अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक हर दोनों ही वेक्टर में से हमारा जो मन करे हम एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड करें कि उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं। मतलब अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। पर अगर वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर हैं,
तो हम वेक्टर ए को न तो वेक्टर बी में लिख पाएंगे और ना ही वेक्टर बी को वेक्टर ए में लिख पाएंगे, ठीक है ना। न तो वेक्टर ए को वेक्टर बी में और ना ही वेक्टर बी को वेक्टर ए में। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का सिस्टम कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि हम किसी को भी किसी के टर्म में नहीं लिख पा रहे इन केस ऑफ नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। इसलिए दोनों वेक्टर्स का सिस्टम कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, नॉन कोलिनियर का मतलब यहाँ पे दिया है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, मतलब ना तो तुम वेक्टर ए को बी में लिख पाओगे, ना ही वेक्टर बी को ए में लिख पाओगे, ठीक है ना। तो इसको इसके टर्म्स में लिख पाएंगे, ना ही इसको इसके टर्म्स में लिख पाएंगे। इसलिए इन दोनों वेक्टर का सिस्टम क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, या तीन वेक्टर्स या n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम का पार्ट है और इस टाइप का कुछ रिलेशन को फॉलो करना है कि जहां पर सम इस टाइप का, मान लो ये दो वेक्टर है तो दो के लिए हम कह रहे हैं कि मान लो अल्फा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम्स वेक्टर बी को नल होना है, जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, किस सिस्टम के पार्ट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के पार्ट है। वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पार्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये रिलेशन कब ट्रू होगा, कब ट्रू होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम में, व्हेन बोथ अल्फा एंड बीटा आर 0। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है जब ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो नॉन कोलिनियरिटी का मतलब दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ऐसा रिलेशन कब ट्रू होगा, जब अल्फा भी 0 हो और बीटा भी 0 हो। और ये जो रिलेशन है वो इसी फॉर्म का तो है, जहां पर ये अल्फा की जगह है स्केलर और ये बीटा की जगह है स्केलर। तो ये रिलेशन में हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियरिटी की वजह से ये दोनों कैसे वेक्टर्स है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर रखी है, पॉइंट लिखा भी है। तो ये रिलेशन कब ट्रू होगा, व्हेन ऑल द स्केलर्स आर ओनली 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो ये भी 0 होना चाहिए, यानी 2x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13/2 और 4y बराबर 0, यानी y बराबर कितना 0। तो ये वैल्यू होगी किसकी किसकी, x की और y की, ठीक है ना। ये वैल्यू x की और ये y की होगी, तब फिर इन दो वेक्टर्स जो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलेंगे उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करेगा अंडर द कंडीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए एंड स्मॉल वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताना, कहीं पर कोई परेशानी हो, ठीक है, समझ में आई बात। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, अगला लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ब्रैकेट में हमने जो लिखा है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। इतनी बेसिक बातें हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी जानते हैं, तो ये सब बातें हम लोगों ने मैथ्स में नहीं की है, ठीक है। ये सब बातें फिजिक्स में हम लोग ऑलरेडी वेक्टर्स शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को मैथ्स में ऑलरेडी इतनी पता होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हैं, वेक्टर ए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इन चारों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया है। ए का है 2i कैप प्लस जे कैप, बी का है i कैप माइनस 3j कैप, सी का है 4i कैप प्लस 2j कैप और डी का है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप, ठीक है। और एक बात कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट, यहाँ पे देखो ए बी पे वेक्टर नहीं लगाया हमने, है ना, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है और जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है, लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट सी डी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये सपोज ए है, ये बी है और कोई सी और डी है, तो सी और डी, तो एज पर द क्वेश्चन ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल तो दिया है लाइन सेगमेंट के बारे में, पर हमको इसको किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, वेक्टर्स में करना है। दिया है लाइन सेगमेंट पैरेलल है, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करके काम करना होगा। अब ये बताओ कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है आपस में, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी, तो अगर हम इस लाइन पर एक वेक्टर बनाएं, ए बी लाइन सेगमेंट पर एक वेक्टर बनाएं और सी डी लाइन सेगमेंट पर एक वेक्टर बनाएं, तो क्या वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं होंगे, होंगे ना। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, वो हमारे वेक्टर बनाने पे है कि अगर मान लो हम ऐसा वेक्टर एक बना लें ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ,
ठीक है, मान लो हमने पूरा का पूरा ए बी वेक्टर बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमें और ए और बी दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है। उसी तरह हमने पूरा पूरा सी डी वेक्टर बना लिया, ठीक है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर बना लिया। क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल थे, तो क्या ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और पैरेलल वेक्टर्स का दूसरा नाम क्या है? कोलिनियर। इसका मतलब ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। सही है ना? हम लोगों ने क्या किया, लाइन सेगमेंट को पैरेलल होना को कन्वर्ट कर दिया किसमें? वेक्टर्स के कोलिनियर होने में। क्योंकि लाइन सेगमेंट पैरेलल है, इसलिए उस लाइन पे अगर हम एंड टू एंड मिला के वेक्टर बनाएंगे तो वो दोनों वेक्टर भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और वेक्टर पैरेलल को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग वेक्टर पैरेलल को क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। इसका मतलब ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। सही है, तो हम अब क्या करें, ए बी वेक्टर लिखते हैं और सी डी वेक्टर लिखते हैं। ए बी वेक्टर बताओ, हम लोग को जब दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता रहता है तो हम लोग उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर लिखना जानते हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना? तो ए बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होता है ना? ए बी वेक्टर को क्या लिखते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला पॉइंट। तो ओ बी वेक्टर कितना होगा? ओ बी वेक्टर जो बी का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कहां से मेजर होता है? ओरिजिन से तो मेजर होता है। तो ओ बी वेक्टर यही तो होगा, सीधे सीधे ये जो पोजीशन वेक्टर है यही क्या होगा? ओ बी वेक्टर होगा। तो ओ बी वेक्टर कितना हो गया? आई कैप माइनस 3j कैप। बोलो यार, सही है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस j कैप। तो 2i कैप प्लस j कैप। इसको सॉल्व करो तो ए बी वेक्टर कितना आ गया? i माइनस 2i यानी माइनस आई कैप और माइनस 3j माइनस j यानी माइनस 4j कैप। तो ए बी वेक्टर मिल गया हमको, माइनस आई माइनस 4j। सही है। इसी तरह कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर निकालो, सी और डी को मिलाने वाला वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो सी डी वेक्टर क्या होगा? सी डी वेक्टर का मतलब डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। डी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, डी का पोजीशन वेक्टर ये हुआ। तो क्या लिखोगे? 2i प्लस लैम्डा जे माइनस ये डी का पोजीशन वेक्टर हो गया माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर कितना? 4i प्लस 2j। तो यहां लिखो 4i कैप प्लस 2j कैप। बोलो ठीक है ना? बराबर कितना? इसको सिंप्लीफाई करो तो 2i माइनस 4i कितना हो गया? माइनस 2i हो गया। माइनस 2i लिख दिया। लैम्डा जे माइनस 2j यानी लैम्डा माइनस 2j कैप। बोलिए सही है ना? तो ए बी वेक्टर इतना मिला, माइनस आई कैप माइनस 4j कैप, और सी डी वेक्टर मिला माइनस 2i कैप प्लस लैम्डा माइनस 2j कैप। सही है बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो बताना। ये ए बी वेक्टर, ये सी डी वेक्टर। बट एज पर द क्वेश्चन, चूंकि ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या थे? पैरेलल थे, इसलिए उन लाइन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला कोई भी वेक्टर हम लेते तो वो वेक्टर्स भी क्या होते? पैरेलल होते कि नहीं होते? डायरेक्शन में भी अपोजिट है ना, डायरेक्शन में भी सेम। पर हम हर वेक्टर नहीं बना पाते ना, क्योंकि हमें बस ए और बी का ही पोजीशन वेक्टर पता था। फिलहाल हम और वेक्टर्स इस लाइन पर नहीं बना पाते, क्योंकि हमें सिर्फ किसका पोजीशन वेक्टर पता था? ए का और बी का। इसलिए हमारी मजबूरी थी एंड टू एंड लेकर ही वेक्टर बना पाते। उसी तरह सी और डी का ही पोजीशन वेक्टर पता था, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि एंड टू एंड ही वेक्टर बना पाते। ठीक है ना? बीच का अगर और कोई पॉइंट भी पता हो तो हम उन किसी भी दो को कनेक्ट करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं। बट फिलहाल हर लाइन पे हमें दो ही पॉइंट पता थे, तो हमारी मजबूरी हो गई कि उन्हीं दोनों पॉइंट को, ए को और बी को मिला के वेक्टर बनाना और सी को और डी को मिला के वेक्टर बनाना। सही है यहाँ तक? अब क्या करना है? हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन लगानी है। देखो ए बी वेक्टर बराबर इतना है और सी डी वेक्टर बराबर इतना है। अब क्या करें हम लोग? ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को क्या होना है? कोलिनियर होना है। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर कोलिनियर होगा तो क्या करोगे? कोलिनियरिटी की कंडीशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर जैसे ये दोनों वेक्टर्स किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, खाली आई कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है दोनों जगह। तो याद होगा हमने ऐसे दो क्वेश्चन कराए थे तुम्हें। एक क्वेश्चन लिया था जिसमें आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट था दोनों में, वेक्टर्स में, दोनों वेक्टर्स में,
और एक क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों ही वेक्टर्स में आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट था। तो जिसमें आई और जे था उसमें हमने क्या बोला था कि आई कंपोनेंट्स का रेशियो और जे कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जिसमें आई, जे और के तीनों थे उसमें हमने क्या बोला था कि आई का रेशियो, आई कंपोनेंट का रेशियो, जे कंपोनेंट का रेशियो और के कंपोनेंट का रेशियो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो जिसमें केवल दो हैं उसमें करस्पॉन्डिंग दो का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जिसमें तीनों तरह के टर्म्स हैं उसमें तीनों का ही करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, दो है ना हम लोग के पास। अब इसमें देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी वेक्टर हो गया, सी डी वेक्टर हो गया, दोनों क्या होने, कोलिनियर। तो क्या कर दिया जाए, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो आई और आई का रेशियो लेते हैं। इधर से आई का कंपोनेंट कितना, -1 बाई इधर से कितना, -2। तो आई कैप का इधर ऊपर -1 नीचे -2 इज इक्वल टू -1 बाई -2 इज इक्वल टू जे का इधर से -4 बाई कितना, लैम्डा -2, लैम्डा -2। अब इसको सॉल्व करो, दिस इंप्लाइज ये माइनस माइनस तो कट जाएगा दोनों, तो बनेगा लैम्डा -2 इज इक्वल टू -8। बोलो ठीक है ना, ये दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों माइनस, और क्या बनेगा, इधर हाफ बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू -8 ये हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इधर भेजो, -8 + 2 -6। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई कितनी, -6 हो गया लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। सही है, देख लो, समझ लो, कहीं पर कोई परेशानी हो देन वी कैन शेयर। ठीक है, लिखें अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स और x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर और x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, जो ये है, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, ये वाला और ये वाला। और ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे है, नॉन कोलिनियर है। तो हमें प्रूफ करना है कि x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। याद होगा कि जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, बट वहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं था, वहां पे क्या था, आई कैप और जे कैप था। तो आई कैप और जे कैप के लिए जैसे हमने तुम्हें रिजल्ट बना के बोला, याद रखना, जरूर रखना, ताकि क्वेश्चन में काम आएगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन की बेसिक वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम आई कैप और जे कैप के लिए कर रहे थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। बस यहाँ पे ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूज किया है आई कैप और जे कैप की जगह, तो यहाँ बोलना पड़ेगा कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। बट वहां पर आई कैप और जे कैप था, तो हमें पता होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप ऑलरेडी होता क्या है, नॉन कोलिनियर होता है। इसलिए क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं करेगा कि आई कैप एंड जे कैप आर नॉन कोलिनियर, वहां पे हमें मालूम होना चाहिए पहले से। बट यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में दिया है, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि उसके बिना ये प्रूफ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो बेसिक से शुरू करो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही बेसिक वर्किंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे यहां पर आई कैप और जे कैप रखकर किया था हमने। तो जो बेसिक वर्किंग थी, जो इस प्रूफ के पीछे हम लोगों ने जो वर्किंग की थी, सेम वर्किंग यहां पर होनी है। वहां पर हमने बस वर्किंग करने के बाद तुम्हें बोला कि इसको याद रखो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बेसिक वर्किंग क्या है, x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर। चूंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर हैं, इसलिए एक वेक्टर को हम बिल्कुल लिख सकते हैं एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मतलब कोई ना कोई लैम्डा जरूर होगा जिसके लिए ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख लिया, इसका क्या, लैम्डा टाइम्स। अब फिर से वही काम आई कैप और जे कैप में जो कर रहे थे, आई कैप वाले एक साथ, जे कैप वाले एक साथ, यहाँ पर किसको किसको साथ करोगे, ए वेक्टर और सारे ए वेक्टर वाले एक साथ और सारे बी वेक्टर वाले भी एक साथ। तो ये क्या बनेगा, x1 इधर से कितना वेक्टर ए का आएगा पार्ट, लैम्डा x2 भेजते हैं उधर, तो x1 माइनस लैम्डा x2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस, ठीक है, इधर से वेक्टर बी का पार्ट कितना आएगा, y1 माइनस लैम्डा y2 बी।
इज इक्वल टू नल। बोलो सही है ना यहां तक? अब बताओ फिर से, ये जाना पहचाना रिलेशन आ गया। ये एक स्केलर है मान लो अल्फा, और ये एक स्केलर है मान लो कितना, बीटा। तो ये जाना पहचाना रिलेशन आया, अल्फा इंटू वेक्टर ए प्लस बीटा इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू नल। ऐसा रिलेशन आया ना, अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी इज इक्वल टू नल। ऐसा रिलेशन आ रहा है जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दिए हैं, नॉन कोलिनियर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन कोलिनियर दिए हैं। तो ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब अल्फा भी जीरो हो और बीटा भी जीरो हो, अदरवाइज ये रिलेशन होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है। मतलब हम इन दोनों को, ए और बी को, किसी को भी किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए सिस्टम इंडिपेंडेंट हो गया। और सिस्टम इंडिपेंडेंट होने पर अगर ऐसा रिलेशन ट्रू हो रहा है तो ये पॉसिबल तभी है जब अल्फा भी जीरो हो और बीटा भी जीरो हो, मीन्स ऑल स्केलर्स जीरो। तो अल्फा की जगह क्या है, x1 माइनस लैम्डा x2, ये भी जीरो होना पड़ेगा, और y1 माइनस लैम्डा y2, ये भी जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो करने से लैम्डा आएगा कितना, x1 बाई x2, और इसको जीरो करने से लैम्डा आएगा कितना, y1 बाई y2। ठीक है ना? तो लैम्डा की हमें दो जगह से वैल्यू मिल रही है, बट लैम्डा तो एक ही है। यहाँ पर सिंगल कोई पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू ही रखाई जाएगी, किसी न किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ही ट्रू होगा। तो चूंकि ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। तो ये प्रूफ हो गया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। आई होप समझ गए होगे। ठीक है ना? बढ़ा जाए आगे। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, और ये दो वेक्टर, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, वेक्टर पी इज 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर क्यू इज x माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर पी और क्यू क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू कोलिनियर है। तो हमें x फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में इस जगह पे क्या था, x1 था और b के साथ y1 था, और यहां पर x2 था और यहां पर b के साथ क्या था, y2 था ना, x1 y1 x2 y2 ऐसे था। तो अब यहां पर हम लोग क्या करें, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अगर तुम चाहो तो पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट को यूज कर लो, पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जैसे जो काम आई कैप और जे कैप में कर रहे थे, सेम काम वेक्टर ए और वेक्टर बी के होने पर भी होगा। बस कंडीशन लिखी होनी चाहिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है ना? तो यहां पर भी अगर बेसिक से चाहो तो बेसिक से कर सकते हैं। एक बार पहले शॉर्ट तरीके से करके देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे किया था बिल्कुल वैसे। तो वहां पर हमने क्या देखा कि वेक्टर ए के कंपोनेंट्स का जो रेशियो है और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स का रेशियो है, दे आर इक्वल। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट का रेशियो कितना बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस 2 इज इक्वल टू वेक्टर बी के कंपोनेंट का रेशियो कितना, -1 बाई इधर से कितना 1। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इट मीन्स माइनस एक्स को उधर भेजो, कितना होगा 3x बन जाएगा, 2x प्लस एक्स हो गया 3x इज इक्वल टू 1 को इधर भेजो, तो 2 माइनस 1 कितना 1, तो 3x बराबर 1, यानी एक्सिस कितना 1/3। ये आंसर हो। बोलो बात समझ में आई? अगर हम चाहें तो पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट को यूज करते हैं। पिछले क्वेश्चन के रिजल्ट के पीछे भी हमने यही बोला, वर्किंग तो कर दी, पर ध्यान में रखो ए कैप सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी हो विथ कंडीशन ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, जैसे यहां पर यूज हुआ, या फिर इनकी जगह सीधे सीधे आई कैप और जे कैप होता तो भी यही आंसर होता, या वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखे विद नॉन कोलिनियर। ठीक है, वेक्टर r1 और वेक्टर r2 लिखे विद नॉन कोलिनियर तो भी यही आंसर होगा। बस यहाँ पर जो दो वेक्टर्स यूज किए हैं दे मस्ट बी नॉन कोलिनियर। आई कैप और जे कैप लिखेगा, चाहे जे कैप और के कैप लिखेगा, या आई कैप और के कैप लिखेगा तो बताएगा नहीं। बाकी अगर ऐसे कोई वेक्टर्स यूज करेगा तो बिल्कुल बताएगा कि दे आर नॉन कोलिनियर।
तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहो सब्जेक्टिव अप्रोच से तो 2x + 1 टाइम्स वेक्टर ए। चूंकि वेक्टर p और वेक्टर q क्या है कोलिनियर है, इसलिए हम वेक्टर p को लिख सकेंगे लैम्डा टाइम्स वेक्टर q। बोलो सही है ना। तो वेक्टर p ये हो गया बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर q कितना हो जाएगा x - 2 टाइम्स वेक्टर a + b। बोलो सही है। अब इसके बाद क्या करा जाए, ए वाले सारे इकट्ठे करने, तो 2x + 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x - 2 वेक्टर ए। बोलो ठीक, लैम्डा x - 2 उधर जाएगा तो माइनस लैम्डा x - 2 हो गया, वेक्टर ए का ये पार्ट हो गया। और इधर से माइनस b है और ये किधर इधर है प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा उधर जाके क्या बनेगा माइनस लैम्डा, तो माइनस ऑफ लैम्डा + 1 कितना b = कितना नल। बोलो यार सही है ना, सही बात है कि नहीं। ए वाले सारे इकट्ठे हो गए, बी वाले सारे इकट्ठे हो गए, तो माइनस b माइनस लैम्डा, माइनस कॉमन कर लिया तो लैम्डा + 1 बचेगा, ये नल होना चाहिए। अब चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या नॉन कोलिनियर है, ये दोनों नॉन कोलिनियर है और ऐसा स्केलर रिलेशन क्या होना है नल होना है, तो ये कब पॉसिबल है, बार बार वही चीज तो आ रही है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर एंड xa वेक्टर + yb वेक्टर = null, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x एंड y बोथ आर 0। तो ये x की जगह है और ये y की जगह है, सही है। तो यहां से जो लैम्डा मिलेगा और यहां से जो लैम्डा मिलेगा दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी जब इसको 0 करेंगे, तो लैम्डा आएगा 2x + 1/x - 2, 2x + 1/x - 2। ठीक है, इसको 0 करने से लैम्डा आएगा और इसको 0 करने से लैम्डा कितना आएगा -1। तो ये बराबर कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। देखो यही रिलेशन आया ना, जो ये रिलेशन हमने यहाँ लिखा है, RHS कितना है -1 है। देखो यही चीज आई है यहाँ पे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि रिलेशन यही वाला हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा 1/3। बोलो सही है ना। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी फिर से नॉन कोलिनियर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था वैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर बी फिर से क्या है नॉन कोलिनियर। एक वेक्टर पी डिफाइन किया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉम्बिनेशन से, और एक वेक्टर क्यू डिफाइन किया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉम्बिनेशन से, और पी और क्यू का रिलेशन बताया है कि 3 टाइम्स वेक्टर पी = 2 टाइम्स वेक्टर क्यू। ठीक है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। ए और बी नॉन कोलिनियर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी के उस पॉइंट पर ही बेस्ड है जो हम लास्ट में हम लोग अब तक यूज कर रहे थे, उसी पर डायरेक्टली उसी पे क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स वेक्टर पी = 2 टाइम्स वेक्टर क्यू। बताओ, तो इस रिलेशन को यूज करो, इस रिलेशन को यूज करके अगला रिलेशन लिखो, कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो, आई एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस रिलेशन को यूज करो ना, इसमें इस रिलेशन को यूज करके देखो ये रिलेशन क्या देगा हमें जब यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसके बाद जानते हो क्या करना है, क्योंकि फिर क्या होगा कि इस रिलेशन को जैसे ही हम अगले स्टेप पे पहुंचाएंगे हमें हर जगह फिर क्या दिखने लगेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा दिया है नॉन कोलिनियर। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप के बाद सारे वेक्टर ए कंबाइन कर लोगे, सारे वेक्टर बी कंबाइन कर लोगे, और फिर वो रिलेशन 0 कब होगा व्हेन ऑल द स्केलर्स आर 0। करो, कोशिश करो जल्दी से, स्क्रीन रोक के करो, उम्मीद है कर लोगे, है ना। चलो कर लिए हो गए। 3 टाइम्स वेक्टर पी कितना बनेगा, देखो 3x प्लस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे में ना, 3p बोला है ना, तो 3x + 12y टाइम्स वेक्टर a प्लस 6x + 3y + 3 टाइम्स वेक्टर b। बोलो सही है ना, 3x + 12y a प्लस 6x + 3y + 3 वेक्टर b = 2q, ट्वाइस ऑफ वेक्टर q। तो इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर में कितना बनेगा -4x
प्लस 2y प्लस 4 टाइम्स वेक्टर a, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट बनेगा प्लस कितना, प्लस ऑफ 4x माइनस 6y माइनस 2, 4x माइनस 6y माइनस 2 टाइम्स वेक्टर b। कर लो वेक्टर b वाले सारे एक साथ करें तो देखो ये पूरा का पूरा वेक्टर a का पार्ट है, वेक्टर a का पार्ट है पूरा, इस पूरे को उधर भेज, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो 3x पहले से था, माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x हो गया, कितना बन जाएगा 7x। अब y की बात करते हैं, उधर 12y है, इधर 2y है, 2y उधर जाके माइनस 2y, तो 12 माइनस 2 कितना, 12 माइनस 2 विल बी, ये x है ना, ठीक से लिख देते हैं। 12 माइनस 2 कितना 10y। इधर से कांस्टेंट कितना है 4 है, उधर जाके कितना होगा माइनस 4 होगा, माइनस 4 टाइम्स वेक्टर ए। बोलो सही है, ये वेक्टर ए का पार्ट हो गया, वेक्टर ए के साथ स्केलर हो गया। अब बी की बात करते हैं, सारे बी वाले इकट्ठे करो, तो 6x 4x उधर गया, कितना बनेगा 6x माइनस 4x कितना 2x होगा, तो प्लस 2x। 3y है, इधर माइनस 6y है, माइनस 6y उधर जाके प्लस 6y, तो 3y प्लस 6y कितना 9y। बोलो ठीक। 3 इधर है, इधर माइनस 2 है, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना 5 टाइम्स वेक्टर b इज इक्वल टू नल। अब बताओ, हमने इस रिलेशन को लिखा और लाइक टर्म्स कंबाइन कर लिए। अब इसको यूज करने का समय आया है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b नॉन कोलिनियर है, पर क्वेश्चन तो कह रहा है कि ये रिलेशन ट्रू है, तो इसके वेक्टर a और वेक्टर b नॉन कोलिनियर है, पर स्केलर टाइम वेक्टर a प्लस अनदर स्केलर टाइम वेक्टर b नल कब होगा, क्योंकि नॉन कोलिनियर है इसलिए इंडिपेंडेंट है, और ऐसा रिलेशन फिर तभी ट्रू हो पाएगा जब ऑल द स्केलर्स आर जीरो। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी जीरो और ये वाला पार्ट भी जीरो। सही है, तो सॉल्व करो, क्या बनेगा इन दोनों पार्ट से, इक्वेशन क्या बनेगी 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 5। 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने रब कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, किसी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को 10 से, तो 9 7 जा कितना हो गया 63x। y को कैंसिल करना चाह रहे हैं और 90y 63x प्लस 90y 9 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को इज इक्वल टू 36, 9 4 जा 36, और नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 2 जा 20x प्लस 10 इंटू 9 कितना 90y इज इक्वल टू माइनस 50, तो 90y इज इक्वल टू माइनस 50। अब सब्ट्रैक्ट कर दो पहले में से दूसरा, तो 63 माइनस 20 कितना होगा 43x होगा, 43x इज इक्वल टू 36 माइनस ऑफ माइनस 50 प्लस 50, तो 36 प्लस 50 कितना 86। इट मीन्स यहाँ से x आ गया, अच्छा सा एक इंटीजर आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बोलो ठीक है, x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो जिसमें मन करे, सपोज इस दूसरे वाले में रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 सा कितना 4, इधर आएगा तो माइनस 4, तो 9y बराबर माइनस 5 माइनस 4 यानी माइनस 9, सो 9y बराबर माइनस 9 यानी y बराबर माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 1। ये हो गया आंसर, x 2 होगा और y कितना होगा माइनस 1 होगा। सो ये स्केलर्स की वैल्यू आ गई जिनकी वैल्यूज पूछा था हमसे। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, बिल्कुल पूछना, नथिंग टू वरी, नथिंग टू हेजिटेट। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कोलिनियरिटी पे। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है और लीनियर इस पे कोलिनियरिटी के लिए हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने साइड से। बाकी जब आप लोग को वर्कशीट मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, तो आप लोग उसमें सॉल्व करोगे, उसमें थोड़ा सा और टॉपिक कवर हो जाए तो फिर हम लोग एक डीपीपी शेयर करते हैं, उसमें तुम्हें ढेर सारे स्टफ टाइप के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है,
कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर हैं, पर तीनों ही में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, ऑल आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि नो टू आर कोलिनियर, इन तीन में से कोई भी दो कभी भी कोलिनियर नहीं है, मतलब ना तो ए और बी कोलिनियर है, ना ही बी और सी कोलिनियर है, ना ही सी और ए कोलिनियर है। कोई भी दो वेक्टर हम उठा लें तो हमें कोलिनियरिटी नहीं मिलेगी। फिर दिया है a प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, a प्लस टू बी एक वेक्टर है जो सी के साथ, एरो हमने पूरा पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम बोल दे रहे हैं, a प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी एंड b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a, ये दिया हुआ है। ABC नॉन जीरो, ABC में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, मतलब ना तो a और b कोलिनियर है, ना ही b और c कोलिनियर है, ना ही c और a कोलिनियर है। और a प्लस टू बी और c ये दोनों आपस में कोलिनियर है, ये वेक्टर और c वेक्टर कोलिनियर है, b प्लस थ्री सी और a ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। हमें प्रूफ करना है कि a प्लस टू बी प्लस सिक्स सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं और भी हम लोग जब बातचीत आगे कर रहे होंगे, जब तुम सॉल्व कर रहे होगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें और भी मिलेंगे। अलग अलग डेटा बदलता रहता है, पर वर्किंग स्टाइल बिल्कुल सेम है हर क्वेश्चन की, ठीक है। कि ये नॉन जीरो होंगे, नो टू आर कोलिनियर दिया होगा, और ऐसे किसी दो का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ क्या कर रहा होगा, कोलिनियर बना रहा होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब यहां पे कोलिनियरिटी की बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत होगी। कोलिनियरिटी हमें किसकी किसकी पता है, किन दो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी हमें पता है, किन दो पेयर्स की कोलिनियरिटी पता है। एक पेयर तो ये है a प्लस टू बी इज कोलिनियर विद c, और एक है b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a। तो इस कोलिनियरिटी का जो वर्ड्स में स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज दो कि a प्लस टू बी सी के साथ कोलिनियर है, तो इसको गणित की भाषा में क्या लिखोगे कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो a प्लस टू बी को हम लिख सकते हैं सम लैम्डा टाइम्स c, कुछ होगा लैम्डा, जिसके लिए a प्लस टू बी बराबर होगा किसके, लैम्डा टाइम्स c के। बोलो ठीक है ना। और एक रिलेशन तो ये हो गया, हमने इसकी कोलिनियरिटी की बात यूज कर ली। हमें नहीं पता कि लैम्डा क्या होगा, पर कोई ना कोई लैम्डा जरूर होगा। वो लैम्डा क्या होगा वो एबीसी की एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और फिर क्या दिया, b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a। अब ये भी वर्ड्स में कह रहा है, इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म दो, मैथमेटिकल लैंग्वेज दो, गणित की भाषा में लिखा जाए। तो b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a, यानी b प्लस थ्री सी भी a का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो कोई स्केलर एक हेल्प ले लो, लैम्डा मत लेना, है ना, लैम्डा मत लेना, कोई दूसरा नाम लेना, म्यू ले लो, ठीक है। लैम्डा क्यों मना कर रहे हैं, सॉल्व होके बाद में अगर जरूरत पड़ी लैम्डा और म्यू बराबर आना होगा आ जाएगा, पर हमें कोई राइट नहीं है कि हम ये दोनों को सेम स्केलर मल्टीपल कहें, हमें कोई राइट नहीं है, वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करें, अब इसको a का स्केलर मल्टीपल बोल देते हैं, b प्लस थ्री सी को म्यू टाइम्स a बोल देते हैं। बोलो ठीक है। इस कंडीशन को यूज करना है कि कोई भी दो आपस में कोलिनियर नहीं है, पर हमारे पास अभी ये दो रिलेशंस आए हैं, पर दोनों रिलेशन में कितने कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं हमें। इस रिलेशन में वेक्टर a भी है, वेक्टर b भी है और वेक्टर c भी है। तो क्या हम दो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की बात कर पाएंगे? अगर दो वेक्टर्स की नॉन कोलिनियरिटी की बात यूज करनी है तो हमारे रिलेशन में सिर्फ दो ही वेक्टर दिखने चाहिए, तीसरा वेक्टर नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी देखो तीन वेक्टर दिख रहे हैं, b भी दिख रहा है, c भी दिख रहा है और a भी दिख रहा है। तो हम दो वेक्टर्स की नॉन कोलिनियरिटी की बात के लिए जो स्टेटमेंट होता है कि इफ a and b आर नॉन कोलिनियर satisfying x vector a plus y vector b is equal to null, then x and y both are 0, वो बात हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें दो ही वेक्टर का रिलेशन चाहिए। बट यहां पर भी तीन वेक्टर है और यहां पर भी तीन वेक्टर है। क्या हम दो वेक्टर में रिलेशन ला सकते हैं? बिल्कुल। एक वेक्टर को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, जो तुम्हारा मन हो। ए को एलिमिनेट करना चाहो ए को एलिमिनेट कर दो, बी और सी में रिलेशन बना लो। बी को एलिमिनेट करना चाहो बी को एलिमिनेट कर दो, ए और सी में रिलेशन बना लो। सी को एलिमिनेट करना चाहो सी को एलिमिनेट कर दो, ए और बी में रिलेशन बना लो। तो जो तुम्हारा मन करे उस वेक्टर को एलिमिनेट करो, और जहां से मन करे, जिस इक्वेशन से मन करे, जिस रिलेशन से मन करे, उस रिलेशन से एलिमिनेट करके दूसरे में रख दो। तो अगर हम सपोज इसकी किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, सपोज हम दूसरे वाले से बी की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे वाले से बी निकाल लेते हैं,
दूसरे वाले से b कैलकुलेट करके ऊपर ले जाके रख देते हैं। तुम्हारी इच्छा करे तुम दूसरे वाले से c निकालो, ऊपर वाले में रख दो। तुम्हारी इच्छा करे तुम दूसरे वाले से a निकाल के ऊपर ले जाके रख दो। तुम्हारी इच्छा करे तुम ऊपर वाले से a निकाल के नीचे ला के रखो। तुम्हारी इच्छा करे ऊपर वाले से b निकाल के नीचे ला के रखो। तुम्हारी इच्छा करे ऊपर वाले से c निकाल के नीचे ला के रखो। तो जो तुम्हारा मन करे वो करो, बट सही करो। तो हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे रिलेशन से b कैलकुलेट कर रहे हैं। तो b वेक्टर कितना होगा, म्यू वेक्टर a माइनस 3c वेक्टर। बोलिए सही है ना। तो वेक्टर b की वैल्यू ये आ गई और ये b यहां पर ले जाके रख दो, ऊपर वाली रिलेशन में रख दो। तो क्या होगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला रिलेशन अब क्या बनेगा, वेक्टर a प्लस 2 टाइम्स वेक्टर b की जगह ये रखो म्यू a माइनस 3c, म्यू a माइनस 3c इज इक्वल टू लैम्डा c। बोलो सही है, सही है ना, बिल्कुल। अब देखो ये रिलेशन हमें किस किस तरह के वेक्टर्स में मिला है, 2 तरह के वेक्टर्स में, वेक्टर ए में और वेक्टर सी में। बस लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए वाला कंबाइन करें तो कितना बनेगा, 1 प्लस 2 म्यू टाइम्स वेक्टर ए, और सी वाला कंबाइन करें तो क्या बनेगा, -6 माइनस लैम्डा। तो माइनस कॉमन करते हैं, 6 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू नल। बोलिए सही है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। आई होप क्लियर होगा। अब बताओ, अब ये रिलेशन यूज करने का समय आ गया है। नो टू आर कोलिनियर। तो हमने जो रिलेशन बनाया वो किस में बनाया है, ए में और सी में। पर ए और सी कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। अगर हम ए और बी में रिलेशन बनाए होते तो भी बोलते ए और बी नॉन कोलिनियर। अगर बी और सी में बनाए होते ऐसा रिलेशन तो भी फैक्ट यूज करते बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कोई भी 2 कोलिनियर कभी भी नहीं है। तो ए और सी का रिलेशन में भी ए और सी क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो ऐसा रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब ए और सी नॉन कोलिनियर है। तो ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा व्हेन बोथ द स्केलर्स आर ओनली 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू आ जाएगा -1/2 और लैम्डा कितना आ जाएगा, -6। बोलिए ठीक है, म्यू आ गया -1/2, इसको 0 करेंगे तो म्यू आएगा -1/2, इसको 0 करेंगे तो लैम्डा आएगा -6। बोलो ठीक है। अब जहां मन करे, अब तुम्हारे पास ये 2 रिलेशन है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, -6। इस लैम्डा को -6 ले जाकर जहां पर लैम्डा वाला रिलेशन है वहां रख दो। तो -6 इसमें रख दो, तो -6c इधर बनेगा, उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, +6c। तो a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू नल आ गया। तुम्हारा मन करे तो म्यू को यूज करो। म्यू की जगह कितना है, -12 है, यहाँ पे -12 रख दो। म्यू की जगह, इस जगह -12 रखो, देखो क्या बनेगा। तो ये बनेगा कितना, म्यू सेकंड वाले में अगर रखते हैं तो भी प्रूफ हो जाएगा। तो b प्लस 3c इज इक्वल टू -12 वेक्टर ए। म्यू की वैल्यू -12 यहाँ रखी है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2b प्लस 6c इज इक्वल टू -a। बोलिए ठीक है ना। और अब -a को उधर भेज दो, तो वेक्टर a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू कितना, नल वेक्टर। बोलो सही है, हो गया प्रूफ। तो लैम्डा और म्यू दोनों ही आ गया। अब हम चाहे तो लैम्डा यूज कर ले तो भी प्रूफ हो जाएगा, चाहे म्यू यूज कर ले तो भी प्रूफ हो जाएगा। लैम्डा से तो डायरेक्टली दिख गया, -6 रखते ही सीधे दिख गया, और म्यू -12 रख के थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ा, बट दोनों से ही ये प्रूफ हो गया। सही क्वेश्चन है तो दोनों तरीके से ही प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक। तो फिर हम लोग अब बढ़े आगे। तो अब कोलिनियरिटी से रिलेटेड जो बातचीत है, अब हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, कोलिनियरिटी से रिलेटेड। पर थोड़ी सी बात हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो हम लोगों ने बातचीत की थी इससे पहले के लेक्चर्स में, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स टू बी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसका वर्किंग रूल हमने देख रखा है ऑलरेडी, प्रॉपर तरीका जो है वो हमने देख रखा है। अब थोड़ा सा समय बचाने के हिसाब से एक छोटा अप्रोच देखते हैं कि जल्दी से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसका जो हम अभी एक्सप्लेन, जो हम वर्किंग रूल तुम्हें बताएंगे, बस तुम्हें अभी फिलहाल खाली मानना है
वो रीजन तुम्हें वेक्टर्स में ही आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट हम तुम्हें बताएंगे, अभी तुम्हें सिर्फ खाली उस रिजल्ट को फॉलो करना है, और उस रिजल्ट का जो एक्सप्लेनेशन है तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर्स में जब हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे होंगे तो वहां पे तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें लगेगा कि हम थोड़ा तुम पे इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी उसके आगे है ना। बट अभी क्या है कि हम लोग अगर यूज कर लेंगे तो हम लोग प्रॉपर तरीका तो एक अपने पास है ही, और वो भी एक छोटा अप्रोच भी अपने साथ हो जाएगा। तो हम लोग दोनों अप्रोच से जब जहां मन करे काम कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे तो देखते हैं, पहचानते हैं कि अगर हमें सिस्टम ऑफ वेक्टर्स दिया है तो वो छोटा तरीका क्या है जिससे हम पहचान सकें कि सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक। तो बच्चों ये वही क्वेश्चंस हमने फिर लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चंस 1 बाय 1 करते हैं। कैसे करना है वो बात करें। हमने चारों क्वेश्चंस में 3-3 वेक्टर्स लिखे हैं। पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में ये आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये 3 वेक्टर्स दिए हैं। हमें पहचानना है कि ये 3 वेक्टर्स का सिस्टम लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कैसे पहचाना था कि हमने जितने वेक्टर्स थे उतने हमने स्केलर मल्टीपल्स लिए थे। मान लो इसके लिए x, इसके लिए y और इसके लिए z लिया था। तो x टाइम्स ये वेक्टर प्लस y टाइम्स दूसरा वेक्टर प्लस z टाइम्स तीसरा वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। और फिर सॉल्व करके पहचाना था कि क्या x, y, z की वैल्यूज उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑल जीरोज है या ऑल जीरोज के अलावा भी दूसरे सॉल्यूशंस हैं। अगर सिर्फ ऑल जीरोज ही सॉल्यूशन थे, सिर्फ और सिर्फ ऑल जीरोज, तो फिर सिस्टम क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था। और अगर ऑल जीरोज के अलावा भी सॉल्यूशन थे तो सिस्टम वाज लीनियरली डिपेंडेंट। ऑल जीरोज था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, और अगर ऑल जीरोज के अलावा दूसरे भी सॉल्यूशन थे तो सिस्टम वाज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को तुम भी अपने नोट्स में देखना, तुमने बनाया होगा, या प्रीवियस वीडियोस जो हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हम लोगों के, उनको देखना। तो इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस लेक्चर्स में देखोगे तो तुम्हें इसका आंसर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा, ठीक है ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट आया था। हमें क्या करना है दूसरे तरीके से, छोटा तरीका जिससे जल्दी हम लोग कर सकेंगे, और फिर आने वाले टॉपिक्स में हम लोग आगे फिर दोनों अप्रोच में से हमारा जो मन करेगा उसके थ्रू हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि उसके लिए हम लोग को करना क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। ये 3 वेक्टर्स दिए हैं, हमें एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखना है। कितने का? 3/3 का, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है। उस ऑर्डर में, उस डिटर्मिनेंट में 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। 3 वेक्टर्स है, जनरली 3 वेक्टर्स का ही होता ही है क्वेश्चन, इन जनरली 3 वेक्टर्स पे ही पूछा जाता है। तो 3 और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है। उसके लिए करना क्या है, जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो देखो कैसे मिलेंगे। 3 वेक्टर है, पहला वेक्टर देखो, पहले वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है क्या क्या है, 1, -3 और 2, ये कंपोनेंट रो बन जाएगा। तो 1 -3 2, 1 -3 2, ठीक है। दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो देखो, पहले वेक्टर का कंपोनेंट पहला रो बना दिया, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट देखो 2 -4 -4, 2 -4 -4, तीसरे वेक्टर का कंपोनेंट देखो 3 2 -1, 3 2 -1। बोलो सही है ना। 1 -3 2, 2 -4 -4 और 3 2 -1, 3 2 -1। अब इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है बस। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर नॉन जीरो आती है तो सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या आई 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 देन लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई। अगर ये चीज 0 आएगी तो सिस्टम क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर नॉन जीरो आया तो सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इतना बात सही है। तो बस खाली करना क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देनी है हमें।
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इसको नोट कर लो ना, 0 पे लीनियरली डिपेंडेंट और नॉन जीरो पे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं बस। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी। तो मान लो हम फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रो, तो इसके लिए कौन सा साइन प्लस, इसके लिए माइनस और 2 के लिए कौन सा प्लस, तो इज इक्वल टू 1 के आगे प्लस रखोगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लो, तो 1 ये ढक लो, कितना बनेगा 4 और -8, तो 4 माइनस ऑफ -8 कितना +8, सही है। अब -3 की बात करें तो माइनस ऑफ -3 कितना +3, -3 जिस रो और कॉलम में उसको ढक लेंगे, -3 किस रो में फर्स्ट में, किस कॉलम में सेकंड में, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ढक लो, तो 2 × -1 कितना -2, और ये कितना 3 × -4 -12, माइनस ऑफ -12 इज +12। बोलो ठीक है। फिर इसके बाद 2 की बात करोगे, 2 पे अब कितना प्लस ऑफ 2 लिखाएगा, तो प्लस ऑफ 2 जिस रो और कॉलम में ढक लो, तो 2 किस में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कवर कर लो, कितना बचा 2 × 2 = 4 और ये कितना -12, तो 4 और माइनस ऑफ -12 कितना +12। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 8 कितना हो गया 12 × 1 कितना 12, 12 - 2 कितना 10, 10 × 3 कितना 30, और ये कितना 12 4 16 × 2 कितना 32, कितना हो गया 74 हो गया। मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या आई है उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रियल नंबर आए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर 0 नहीं आया है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 0 आया है तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब यहाँ 74 आया है, तो 74 बताओ 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 ना, इसलिए सिस्टम क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर क्या था, तुम पिछले के अपने लेक्चर्स भी देखोगे तो उसमें भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अभी भी इस तरीके से भी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो इसमें कितना कम टाइम लगा और उस प्रोसेस में हम लोग को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जल्दी से अगर हमें एग्जामिनेशन में हमें करना है तो हम प्रेफर करेंगे कि इस रास्ते से जाओ ताकि टाइम की सेविंग हो, ठीक है। और आने वाले अभी टॉपिक्स में भी हम लोग इस तरीके को यूज़ करके हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सही, तो वैल्यू कितनी आ गई नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कोशिश करो वैसे ही बिल्कुल सेम, बस करना क्या है डिटरमिनेंट एक बनाओ तीनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज करके। तो 1 1 1 पहली रो, दूसरी रो 2 3 -1, तीसरी रो -1 -2 2, ठीक है ना। करो कोशिश करो। तो कर लिए सेकंड क्वेश्चन, चलो देखते हैं कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन वो फर्स्ट रो क्या बनेगी, इसके कंपोनेंट्स 1 1 1, तो 1 1 1, इसके कंपोनेंट्स 2 3 -1 2 3 -1, और इसके कंपोनेंट्स -1 -2 2, तो -1 -2 और 2, ये हो गया डिटरमिनेंट तैयार हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारी जैसे इच्छा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे खोल लो। फिर से हम फर्स्ट रो यूज कर लेते हैं, तो 1 के लिए प्लस यूज होगा, इस 1 के लिए माइनस यूज होगा, और इस 1 के लिए प्लस यूज होगा, सही है ना। इज इक्वल टू 1 पहला वाला, तो प्लस ऑफ 1 1 ही होगा, ब्रैकेट लगाओ। ये 1 पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो पहली रो ढक लो, पहला कॉलम ढक लो, क्या बचेगा 3 2 6, -2 -1 कितना 2, तो माइनस ऑफ 2 बनेगा, 2 माइनस करना होगा ना। अब 1 के आगे कौन सा साइन माइनस, तो माइनस ऑफ 1 यानी माइनस ही लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ये 1 जिस रो में है फर्स्ट रो ढक लो, ये 1 जिस कॉलम में है सेकंड कॉलम ढक लो, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक लो, तो 2 2 4, -1 × -1 +1, पर वो घटाना होगा तो -1 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट 1 है बट माइनस करना होगा, तो -1 क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 1 है ना। फिर अब ये -1 तक आ गए, अब प्लस ऑफ 1 फिर बारी आई, तो प्लस ऑफ 1 का मतलब प्लस लिखते हैं, और बाहर 1 है तो ना लिखे। अब 1 को क्या करो, ये जिस रो और जिस कॉलम में कवर कर लो, फर्स्ट रो में है ना ढक लो, थर्ड कॉलम में ढक लो, क्या बचा 2 × -2 कितना -4, और 3 × -1 कितना -3, तो माइनस ऑफ -3 कितना +3,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, माइनस ऑफ 3 बनेगा, माइनस 4 प्लस 1 कितना, सॉरी माइनस 4 प्लस 3 कितना माइनस 1, तो प्लस ऑफ माइनस 1 विल बी माइनस 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है ना। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, इसका मतलब सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज लिनियरली डिपेंडेंट। 0 आ गया ना, इसलिए सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज लिनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉन जीरो आता तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता। ठीक है, ये क्यों 0 आने पर डिपेंडेंट कह रहे हैं, क्यों 0 ना आने पर इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, ये बात तुम्हें इसी चैप्टर में, हमने पहले ही बोला है, आने वाले समय में इसी चैप्टर में तुम्हें मिल जाएगी। बट फिलहाल हमें इसको यहाँ पर यूज कर लें, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए हमें उन टॉपिक्स को लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेट करना होगा। ठीक है ना, और समय भी बचेगा हम लोग का। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला। चलो अब आते हैं हम थर्ड पे ना, थर्ड की बात करते हैं। इसकी याद होगा जब हम, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी तुम्हारे नोट्स में है ना, हाँ पुराने लेक्चर्स में ये भी क्वेश्चन है सेकंड वाला, और हमने सेकंड के बाद थर्ड भी कराया था। हमने ये बोला था कि सब कुछ आते हुए कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए, सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन छूट ना जाए। थोड़ी सी हम लोग को बस बात करनी है कि आई जे के की जगह ए बी सी, देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में अंतर क्या है, जैसा आई जहां जहां पे आई कैप जे कैप और के कैप है, ठीक उसी जगह पर हमने तीनों वेक्टर्स में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर रख दिया है। यहाँ पे देखो आई कैप की जगह ए, जे कैप की जगह बी वेक्टर, के कैप की जगह सी वेक्टर। यहाँ पर भी आई कैप की जगह ए वेक्टर, टू आई कैप था तो टू ए वेक्टर हो गया, 3 जे कैप था तो 3 बी वेक्टर हो गया, माइनस के कैप था तो माइनस सी वेक्टर हो गया। आई जे के को हमने रिप्लेस किया किससे, ए बी सी से। तो बिल्कुल जो आंसर इसका था वही आंसर इसका होगा, बट शर्त इतनी सी है कि यहां पर आई जे के था तो इस बात को बोलने की जरूरत नहीं थी कि आई जे के का सिस्टम लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, पर यहां पर कोई भी दूसरे वेक्टर्स यूज किए गए हैं अपार्ट फ्रॉम आई जे के स्टैंडर्ड वेक्टर्स। तो एबीसी के बारे में इस बात का बोलना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि एबीसी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखो हमने लिखा है एबीसी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, एलआई लिखा है अपने शॉर्ट वर्जन में, मतलब तुम पूरा लिखोगे, ये हमने बस केवल शॉर्ट में लिख दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेड वर्जन। ठीक है, तो एबीसी क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आईजेके में जो आंसर देता सेम आंसर ये क्वेश्चन देगा, बट तब ये वर्किंग फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही फिर हम पहचानना मुश्किल होगा ना, फिर हम पहचान ही नहीं पाएंगे, इनकम्प्लीट डेटा हो जाएगा अगर ये नहीं लिखा होगा कि एबीसी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, और जब ये कंडीशन लग गई तो जैसे आईजेके का ट्रीटमेंट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट एबीसी का होगा। ठीक है, और हम लोगों ने अपने उस बेसिक वाले तरीके से इस क्वेश्चन को किया भी था, स्केलर्स लेके x टाइम्स ये वाला प्लस y टाइम्स ये वाला प्लस z टाइम्स ये वाला बराबर नल, फिर हमने लाइक टर्म्स कंबाइन किए थे। नोट्स रिवाइज करना तुम्हें मिलेगा। तो x वेक्टर ए के स्केलर्स जितने मल्टीप्लाई थे वो भी 0 होने चाहिए, वेक्टर बी के भी सारे स्केलर जितने मल्टीप्लाई थे वो 0 होने चाहिए, और वेक्टर सी के साथ जो फाइनली स्केलर मल्टीप्लाई था वो भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी के कॉम्बिनेशन से जो रिलेशन मिल रहा था वो ट्रू तभी होगा व्हेन ऑल द स्केलर्स आर 0, बिकॉज ए बी सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में भी हमें करना कुछ नहीं है, बस हमने इस क्वेश्चन को भी तुम्हें क्यों बताया, फिर से वही बात कि सब कुछ आते हुए कहीं छूट ना जाए। तो इस क्वेश्चन को भी फिर हम लंबे अप्रोच से न लेके चले, अगर हमें पता है डिटरमिनेंट के थ्रू पहचानना तो सेकेंड और थर्ड में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आईजेके में जो फैक्ट यूज कर रहे हैं बस लिनियरली इंडिपेंडेंट का फैक्ट यूज करना है। तो एबीसी की जगह भी कोई भी 3 वेक्टर देता और बता देता कि दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसका आंसर भी क्या होता, सेम होता, क्योंकि डिटरमिनेंट तो वही बनेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट्स हम बदल नहीं रहे, कंपोनेंट्स हम बदल नहीं रहे, तो डिटरमिनेंट तो बाहर जगह क्या बनेगा, सेम। तो अगर हम थर्ड की बात करें, सेकंड तो हो ही चुका, अब थर्ड की बात करें तो वेक्टर एबीसी के कंपोनेंट्स बताओ, 1 1 1 पहली रो हो गई, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स बताओ 2 3 -1 दूसरी रो हो गई, और वेक्टर एबीसी के कंपोनेंट्स बताओ यहाँ पे -1 -2 2, ये फिर से ये डिटरमिनेंट सॉल्व होके क्या आएगा, सेम चीज आएगी 0। तो फिर वही बात 0 है, इसका मतलब लिनियरली डिपेंडेंट है, नॉन जीरो होता तो लिनियरली
इंडिपेंडेंट होता। ठीक है ना, समझ गए? जैसा ट्रीटमेंट आई जे के साथ है वैसा ही ट्रीटमेंट आई जे के की जगह हम कोई भी वेक्टर्स रख दें, बट कंडीशन जरूर देनी होगी कि दोज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई जे के सभी को पता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, इसलिए उस बात को लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आई जे के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट बाकी वेक्टर्स में बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो थर्ड वाला भी हो गया है ना। अब देखो फोर्थ वाले में भी बिल्कुल वैसा ही है कि एबीसी से बना हुआ वेक्टर है तीनों, और एबीसी कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ये वही आंसर होगा अगर हम ए बी सी की जगह तीनों में क्या डाल दें, आई कैप जे कैप के कैप भी रख दें, तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अंडर द कंडीशन ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब फोर्थ वाले के लिए क्या करो, डिटरमिनेंट फॉर्म कर लो, डिटरमिनेंट एक बनाओ और उसको सॉल्व करके देखो वो वैल्यू 0 आ रही है या नॉन जीरो। तो पहला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, सॉरी पहला डिटरमिनेंट की पहली रो क्या बनेगी, इसके कंपोनेंट्स ले लो, 1 - 2 1 1 - 2 1। ठीक है, इसके रो क्या बनेगी, इसके कंपोनेंट्स क्या है, 2 - 1 1, तो 2 - 1 1। इसके कंपोनेंट्स क्या है, 3 1 और 2, तो कितना बनेगा 3 1 2। बोलो ठीक है ना। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, अगर 0 आया तो लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम होगा इन तीनों वेक्टर्स का, और अगर नॉन जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा इन तीनों वेक्टर्स का। अब किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, हम वही फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये 1 के लिए प्लस लगाएंगे, -2 के लिए माइनस लगाएंगे, और इस 1 के लिए प्लस लगाएंगे, इज इक्वल टू, बताओ 1 के आगे प्लस तो 1 ब्रैकेट, पहली रो ढक लो पहला कॉलम, क्योंकि ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढक लो, -2 और प्रोडक्ट ये कितना 1, तो -2 और 1 को घटाओगे तो -1 हो जाएगा। फिर -2 के आगे कौन सा साइन, माइनस, तो माइनस ऑफ -2 कितना, +2, सही है ना, +2 हो गया। -2 किस रो और कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ढक लो, फर्स्ट रो को ढको और सेकंड कॉलम को ढको, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 -3, 4 में से 3 घटाओगे ना तो 4 -3 होगा। फिर इस 1 की बात करोगे तो 1 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, प्लस, तो +1 हो गया है ना, ब्रैकेट लगा दो, ये 1 जिस रो और कॉलम में ढक लो, किस रो में है, फर्स्ट में, किस कॉलम में है, थर्ड में, तो फर्स्ट रो ढकोगे थर्ड कॉलम ढकोगे, तो क्या बनेगा 2 1 जा 2, और ये कितना 3 × -1 -3, तो 2 और माइनस ऑफ -3 यानी +3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू -2 - 1 कितना, -3 × 1 -3 होगा, 4 - 3 कितना होगा 1, 1 × 2 कितना होगा 2 होगा, तो +2, 2 + 3 कितना होगा 5, × 1 कितना होगा 5, सही है, 5 + 2 7 - 3 कितना 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 4 आया ना, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर 0 आया होता तो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होता, क्योंकि नॉन जीरो है इसलिए सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर इसी में हम ए बी सी की जगह सपोज ये लिखे होते, i - 2j + k पहला वेक्टर, दूसरा लिख दिए होते 2i - j + k, और तीसरा लिख दिए होते 3i + j + 2k। बताओ तो ये सिस्टम कैसा होता इन तीन वेक्टर्स का। बस ए बी सी की जगह हमने क्या किया, सब में आई जे के लगा दिया, ए की जगह आई, बी की जगह जे और सी की जगह के, तीनों में। तो अब इस वेक्टर को इस बात बोलने की जरूरत नहीं फील होगी कि आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स है ना, इसलिए ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन भी होता तो भी यही डिटरमिनेंट सॉल्व करते, और फिर वही वैल्यू फिर क्या आती 4 आती, और 4 मतलब वैल्यू से मतलब नहीं है, 0 या नॉन जीरो, नॉन जीरो आया, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, सिस्टम विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। 0 आया होता तो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इतना अच्छे से करो, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलिनियरिटी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कोप्लेनरिटी पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक में जो है हम अगले लेक्चर में हम लोग कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स, मतलब कब वेक्टर एक प्लेन पे होता है, अभी तो कोलिनियरिटी कर रहे थे वेक्टर्स की,
अब आगे क्या करेंगे, कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स करेंगे, और फिर उसमें हम लोग उसके बाद फिर और वेक्टर्स के बाद फिर पॉइंट्स की कोलिनियरिटी और पॉइंट्स की कोप्लेनैरिटी। अभी खाली सुनो, बस जितना पढ़ते जा रहे हो उसको अच्छे से समझते जाओ, और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल शेयर करो विदाउट एनी हेजिटेशन, वी आर ऑल देयर। कुछ भी कलेक्ट करके डाउट्स को नहीं रखना है, फटाफट क्लियर करते जाओ, ठीक है ना। मन लगा के काम करो, अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करते जाओ, ठीक है, चलो।